अब हम लोग चैप्टर 10 के माइंड मैप को देख लेते हैं। गुजरात बोर्ड के 10 के स्टूडेंट हम लोग आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे सबकी तैयारी करवा रहे हैं। जाओ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे एग्जाम का मटेरियल और वीडियोस मिल जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर 10 के माइंड मैप के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 है एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेन सपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मेनली इंडिया की इकोनॉमी को कौन सपोर्ट कर रहा है? एग्रीकल्चर। 60% की पॉपुलेशन आज भी काम करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है इंडिया के अंदर। 22% ऑफ नेशनल इनकम एंड 80% एक्सपोर्ट। आज भी अगर देश के अंदर 100 रुपए कमाया जा रहा है तो 22 रुपए आता है एग्रीकल्चर से। और आज भी अगर हम लोग 100 प्रोडक्ट विदेश में भेज रहे हैं तो 18 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आता है। प्रोवाइड फूड, जॉब, रॉ मटेरियल, पूरे देश को खाना, काम और रॉ मटेरियल कौन देता है? एग्रीकल्चर देता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपका टॉपिक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। 6 टाइप के फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब स्मॉल फार्मर अपनी फैमिली के लिए उगाता है और उसकी इनकम लो होती है, ऐसे फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग जहां पे रेनफॉल कम होगा, क्या क्या उग सकता है? ज्वार, बाजरा और पल्सेस। जहां पे ज्यादा बारिश होगी उसको हम लोग बोल देंगे वेट फार्मिंग। नाम से ही लग रहा है, पैडी, शुगर केन, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें उगाई जा सकती है जहां पे ज्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट बर्न फार्म शिफ्ट आफ्टर 2 to 3 years। शिफ्टिंग फार्मिंग, एक जंगल है, उस जंगल को जलाया गया, काटा गया, वहां पे खेती की, 2-3 साल में उस जगह की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वापस से जाएंगे, कहीं पे जंगल ढूंढेंगे, जंगल को काटेंगे और वापस से खेती करेंगे। ऐसी फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, टी, कॉफी, रबर नीड कैपिटल एंड स्किल। टी उगाना हो, कॉफी उगाना हो, रबर उगाना हो, ये सारी चीजों को उगाने वाले फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। बहुत ही केयर से और पैसे और स्किल लगा के करने वाली खेती को हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। ये दिमाग में डाल के चलो। इंटेंसिव फार्मिंग, देश में सबको खाना पहुंचाना है, उसके लिए जो फार्मिंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव या कमर्शियल फार्मिंग। कैश क्रॉप्स, मशीन एंड फर्टिलाइजर। ज्यादातर कमर्शियल फार्मिंग के अंदर कैश क्रॉप उगाया जाता है। कैश क्रॉप क्या होता है? ऐसे क्रॉप जिनको मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा और इजीली पैसा मिल जाएगा। तो इंटेंसिव फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग के अंदर कैश क्रॉप उगाया जाता है मशीन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग खत्म हो गई। फार्मिंग मेथड, 3 तरीके की फार्मिंग मेथड है, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल एंड मिक्स। ऑर्गेनिक बिना केमिकल के यानी नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल करके अगर कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई। क्रॉप रोटेशन और सॉइल केयर, हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी का ध्यान रख रहे हैं ताकि लंबे समय तक खेती कर सके। अब जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उस सॉइल के अंदर केमिकल मिलाएंगे, वरना जितना हो सकेगा हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब लंबे समय तक खेती करने वाले फार्मिंग को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। आगे मिक्स, क्रॉप प्लस एनिमल लेस रिस्की। क्रॉप भी उगा रहे हैं प्लस मान लो कि फिशरी इंडस्ट्री भी डेवलप कर लिया है, मतलब मछली भी पाल रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल देंगे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि एक जगह आलू उगा लिया, एक जगह बैगन। मिक्स फार्मिंग का मतलब है कि खेती के साथ साथ मछली पाल लिया, मुर्गी पाल लिया, ये सारी चीजें किसमें आ गई? मिक्स फार्मिंग में। तो ये हो गए आपके मेथड ऑफ फार्मिंग। टेक्निकल रिफॉर्म, ध्यान देना, ड्रिप इरिगेशन और पंप, स्प्रिंकलर, मशीनों का इस्तेमाल किया हमने इरिगेशन के लिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, पंप, ये सब यूज किया खेती के अंदर सिंचाई करने के लिए। केमिकल एंड बायो फर्टिलाइजर, खेती के अंदर हम लोग केमिकल और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मर को ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट, किसके थ्रू? ग्राम सेवक। जो भी इनको ट्रेनिंग दे रहा है उस प्रोफेसर को क्या बोल रहे हैं? ग्राम सेवक बोले हैं। ICAR, DARE सपोर्ट रिसर्च। ICAR, DARE ये एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडीज, लोन और इंफॉर्मेशन दिया फार्मर्स को टीवी, रेडियो और SMS के थ्रू। तो ये सारी पॉलिसी को हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर काउंट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंडलॉर्ड सिस्टम अबॉलिश, जो भी पुराने जमाने में ब्रिटिश ने दादागिरी वाले सिस्टम बनाए थे वो सारे सिस्टम को हटा दिया गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से। लैंड सीलिंग एक्ट, अब एक किसान ही मालिक होगा अपने खेत का। किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप इंश्योरेंस, किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया गया जिसकी वजह से उसको सस्ते में लोन मिल सकेगा और अगर उसका क्रॉप खराब होता है तो किसान को अब इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट हेल्प डूइंग ड्रॉट, अगर सूखा पड़ता है तो भी गवर्नमेंट किसान की मदद करेगी फाइनेंशियली भी और उनको भूखा भी सोने नहीं देगी। NAFDE, GROFDE, NDDB, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए ताकि मार्केटिंग और स्टोरेज का सपोर्ट मिल सके
फार्मर्स को। तो इनके फुल फॉर्म आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, मैं तो यहाँ पे माइंड मैप बता रहा हूँ। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, 1960 में। हाई यील्ड सीड, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, खेतों तक पानी पहुंचाया गया, फर्टिलाइजर पहुंचाया गया और बहुत ही अच्छे सीड पहुंचाए गए, जिससे क्या हुआ, वीट और राइस का आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने बहुत ज्यादा वीट और राइस उगाया। इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड के अंदर। अब इंडिया को अपने देश को खाना खिलाने के लिए बाहर देश से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड के अंदर। किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। जब इतना ज्यादा फार्मर उगाने लगेगा तो बेसिक सी बात है कि फार्मर की इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ गई। अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वही वाला डेटा लिख देना, सेम है, सेम ही तरीके से लिखना है। अब मेजर क्रॉप इंडिया के अंदर तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जून से जुलाई में इसको हम लोग बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। क्या क्या उगाते हैं हम लोग, राइस, मेज और कॉटन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, खरीफ क्रॉप। किस महीने में उगाते हैं, जून जुलाई में। काट कब लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में। रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्या क्या उगाते हैं, वीट, मस्टर्ड और बीन्स। तो ये दो टाइप के क्रॉप्स। एक और रह गया है, वो आप देख लेना, मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं क्योंकि आसान था। फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान देश के अंदर भूखा ना सोए। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि खाने को सड़ने से बचाना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा अनाज का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कोई भी अब भूखा नहीं सोएगा। अब हमारे देश के वेयर हाउस में और गोडाउन में बहुत सारे ग्रेन रखे हुए हैं, गवर्नमेंट यहीं से, यही गोडाउन से निकालेगी और पुअर लोगों को बांट देगी खाना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्रॉट एंड स्कैरसिटी, कभी भी देश के अंदर अनाज की कमी पड़ेगी या सूखा पड़ेगा तो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो भी हमने उगाया है क्रॉप्स को वो वहां पे पहुंचा देंगे। कहां पे पहुंचा देंगे, जहां पे भी सूखा पड़ा है, जहां पे भी कमी पड़ा है। तो ये हो गया आपका फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ देश के अंदर तो एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। अब एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट भी होने लगा। हम लोग कॉटन, चिलीज और सीसम का एक्सपोर्ट करने लगे पूरी दुनिया के अंदर। आगे इंपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, बाहर देश से बहुत सारे फ्रूट्स मंगाने लगे। फूड प्रोसेसिंग, हम लोग बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलने लगे, जैसे चिप्स बनाने की, टमाटो से जैम बनाने की, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोलने लगे। फिर इस इंडस्ट्री से क्या हुआ, लोगों को जॉब मिला। अब क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो कम वेस्ट होता है और हम लोग कॉम्पिटिशन में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होने से मतलब इंडिया पूरे दुनिया से जब बिजनेस करने लगा तो एग्रीकल्चर के अंदर ये चेंज आया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कैश क्रॉप के बारे में, तो कैश क्रॉप के अंदर कौन कौन सी चीजों को मैंने लिया हुआ है, फाइबर, बेवरेजेस, ऑयल सीड, प्लांटेशन, शुगर एंड स्पाइसेस, ये सारे लिस्ट हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। आगे देखते हैं हम लोग लैंड ऑफ गोल्डन लीफ गुजरात। लैंड ऑफ गोल्डन लीफ गुजरात, ये किसको बोला जाता है, टबैको को बोला जाता है। कहां पे पाए जा रहे हैं ये टबैको, खेड़ा आनंद के अंदर। खेड़ा और आनंद के अंदर जो टबैको पाया जाता है तो हम लोग वहां पे उसको किस नाम से बोल रहे हैं, लैंड ऑफ गोल्डन लीफ, गोल्डन ब्राउन लीव्स। क्यों बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन लीव्स, क्योंकि यहाँ पे जो टबैको है उनका जो लीफ है उसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पे ये आपका छोटा सा आंसर हो गया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर क्रॉप एंड कंडीशन, देखो यहाँ पे सारी चीजें मेरे को आपको मुंह से ही बतानी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिख लेना और एक बार पढ़ना तो आपके दिमाग में चला जाएगा। मैंने एकदम शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पे 10वें चैप्टर का भी माइंड मैप हो गया है खत्म। अब मैं आपको मिलूंगा अगले चैप्टर का माइंड मैप करवाते हुए।